हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी एंड वीबीटी वगैरह हमने देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वीएसीपीआर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हमें कुछ चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन की पता होनी चाहिए। तो एक बार आप हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वीएसीपीआर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे गैलेप्सी एंड निकोम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले इसे पढ़ा क्यों जाता है? एक्चुअली वीएसीपीआर थ्योरी जो है ये डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। किसके साथ में डील करेगी? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ में डील करेगी। पहली बात, इसे हम कुछ केसेस में डिस्कस करते हैं, केस 1 केस 2। तो अगर मैं यहाँ पे केस 1 पहला लेती हूँ तो आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। उससे रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। केस 1 में हमें यहाँ पे वीएसीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये समझाया गया था कि इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि हमने हाइब्रिडेशन में क्या करा था, एन वैल्यू निकाली थी, मतलब स्टेरिक नंबर निकाला था और वही हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ करता था। तो इसलिए मैंने कहा कि हाइब्रिडेशन को एक बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे केस 1 है, इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर। इसका क्या मतलब है? देट इज नो लोन पेयर। हमारे पास में जब भी हम स्टेरिक नंबर या फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो जब मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आती है वो बॉन्ड पेयर के इक्वल आती है, इट मीन्स लोन पेयर्स नहीं होते हैं, तब हमारे पास में जो ज्योमेट्री आएगी, जो शेप आएगा, वो क्या आएगा? रेगुलर आएगा। तो इन्होंने यही कहा था, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर दैट इज नो लोन पेयर, देन molecule have regular geometry और शेप। अब यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री में एक छोटा सा डिफरेंस है। शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। ध्यान रखें कि जब हम शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर आर नॉट कंसिडर इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड जब हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं तो उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो पहला वाला केस है उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, दैट्स वाई आप इसे बोलोगे कि हमारे पास में जो ज्योमेट्री रहेगी या फिर जो शेप आएगा वो क्या रहेगा? रेगुलर रहेगा। रेगुलर का मतलब क्या है यहाँ पे? रेगुलर का मतलब ये है कि आपके पास में जो भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाला था वही शेप होगा, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के नेचर के बिहाफ पे हमारे लिए क्या ज्योमेट्री आती है। अगर हमारे पास में n की वैल्यू, मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आपके पास में 2 आती है तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मेरे लिए sp निकल के आता है, राइट। और यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा या ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर, क्योंकि अभी कोई लोन पेयर नहीं है। अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3 आती है तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 आएगा और शेप हमारे लिए हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर n की वैल्यू 4 आती है मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पे जो शेप होगा वो होगा मेरा टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 हो गया। अगर n की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आता है? sp3d, एंड शेप होगा आपका क्या? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
इसे हम शॉर्ट में TBP भी कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर n की वैल्यू 6 होती है तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3d2 आएगा और जो शेप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। अगर मेरे पास में n की वैल्यू 7 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 एंड जो शेप आएगा वो हो जाएगा मेरा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये तो कहानी कब की हो गई हमारी, जब आपके पास में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें BeCl2, राइट। मैं BeCl2 की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 + 2 है ना। हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे हम, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। तो यहाँ पे 2 + 2/2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू मेरे पास में 2 आया, हाइब्रिडेशन sp आया और शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ BCl3, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी और शेप क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। फिर टेट्राहेड्रल में हम एक एग्जाम्पल CH4 का ले सकते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम यहाँ पे एग्जाम्पल PCl5 का ले सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, SF6 का एग्जाम्पल ले सकते हो। और IF7 जो होगा ये एग्जाम्पल आपका एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल का हो जाएगा। और आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू निकालोगे तो वो 7, IF7 के केस में 7 आएगी, SF6 के केस में 6 आएगी, जो कि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इसे कैसे फाइंड आउट करना है। अब अगर आपके पास में आती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, तब क्या होगा, तो हम उसे डील करेंगे केस नंबर 2 में। देखिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में वही कि अगर हमारे पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट बॉन्ड पेयर, इसका क्या मतलब है, दैट इज सम लोन पेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज लोन पेयर ऑल्सो प्रेजेंट, देन 2 बार लिखा गया यहाँ पे, देन मॉलिक्यूल डू नॉट हैव रेगुलर शेप। तो क्या होगा, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ लोन पेयर मतलब लोन पेयर के होने की वजह से लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में होने वाला रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्शन का ऑर्डर भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, उसके बाद में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, उसके बाद में आपका बॉन्ड पेयर में होने वाला जो रिपल्शन होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ये वाली बात आई हमारे सामने। तो फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब आपके पास में लोन पेयर आ जाते हैं तो शेप क्या हो जाता है बिगड़ के। तो देख लेते हैं उनको भी कि शेप क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप कंप्लीट एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ हम n की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम मिडिल में हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। फिर हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का कॉम्बिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे 4th कॉलम में शेप के बारे में बताएंगे। अब जैसे कि आपके पास में n की वैल्यू 2 आती है, क्योंकि मिनिमम मुझे n की वैल्यू 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो जब n की वैल्यू 2 आई तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। यहाँ पे मेरे पास में एक ही केस बन सकता है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर नहीं हो, क्योंकि मिनिमम बॉन्ड पेयर मुझे 2 चाहिए। तो यहाँ पे एज यूजुअल जो शेप होगा क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा। बट अगर मेरे पास में 3 आई इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन तो sp2 ही रहेगा, बट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। पहला एक तो आपका नॉर्मल विदाउट लोन पेयर वाला जो कॉम्बिनेशन था वो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 3 + 0, जिसमें आपका शेप क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर दूसरा आपका कॉम्बिनेशन आ गया कि 2 + 1 मीन्स 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर आता है, तो यहाँ पे हमारे पास में शेप हो जाता है उस मॉलिक्यूल का बैंड शेप, या फिर हम उसे कहें इन्वर्टेड वी। क्या होगा, इन्वर्टेड वी या फिर एंगुलर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिए जरा SO2 को। तो मेरे पास में सल्फर के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ठीक है ना। मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास में 6/2
ओके, तो यहाँ पे तो मेरे पास में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कुछ और ही आ जाएगा, क्योंकि 6/2, ओके सॉरी सॉरी, है ना, तो ये 3 आया, राइट। तो अब देखिए आप यहाँ पे बोलोगे कि बॉन्ड पेयर कैसे निकालूं मैं, तो बॉन्ड पेयर जो सराउंडिंग एटम होते हैं वही हमारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो मेरे पास में यहाँ पे 3 वैल्यू आई है, तो 3 में से 2 तो मेरे पास में बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और एक जो बचा वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में SO2 का जो शेप होगा वो आप क्या बोल दोगे कि SO2 का जो शेप होगा वो हमारे लिए बैंड शेप हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, एक ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया ताकि आप समझ सके बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकालना है। अगर मेरे पास में n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडेशन तो आपको पता है sp3 ही आएगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास में बच्चों क्या हो सकता है, 4+0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका शेप एज यूजुअल टेट्राहेड्रल होता है, इसे हम TD के लिख सकते हैं एज ए शॉर्ट फॉर्म। दूसरा केस मेरे लिए क्या हो सकता है, 3+1 मीन्स 3 आपके पास में लोन पेयर आ जाए और सॉरी बॉन्ड पेयर आ जाए और एक लोन पेयर आ जाए। जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH3। नाइट्रोजन के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम 3 है, बाई 2 करोगे तो 8/2 मीन्स n की वैल्यू 4 आई, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, 4 में से मेरे पास में सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो ये बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या बचा, लोन पेयर। तो ये तो आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना हो गया। मैं एक एग्जांपल भी लेते जा रही हूँ ताकि बच्चों को बार बार जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉम्बिनेशन निकालने में डिफ़िकल्टी आती है वो ना आए। तो 3+1 आया आपके पास में कॉम्बिनेशन। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया अमोनिया का, तो इसका शेप क्या होगा, पायरामिडल होगा। एक दूसरा केस मेरे पास में क्या हो सकता है, 2+2, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 आपके पास में लोन पेयर हो। जब ये केस आएगा तो अगेन यहाँ पे जो शेप होगा वो होगा बैंड या इन्वर्टेड V, या फिर हम कहें इसे क्या, एंगुलर। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं SO2 को नहीं, H2O का। यहाँ पे मेरे पास में सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है और सेंट्रल एटम के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 2 आपके सराउंडिंग एटम है, तो मोनोवैलेंट 6+2/2 आपके पास में 8/2 मीन्स 4 वैल्यू आई है। लेकिन सराउंडिंग एटम 2 है तो ये बॉन्ड पेयर हो गए, तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो जब भी आप वाटर की बात करोगे कि वाटर का क्या शेप होना चाहिए, तो वाटर का शेप बेंड शेप होगा। मतलब आप वाटर को कैसे लिखोगे, OH इस तरह से, और ये देखो ये उल्टा V जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे इन्वर्टेड V भी कहा गया है। इतना समझ में आया? अब अगर आपके पास में n की वैल्यू 5 हो जाती है तो उसकी हम बात करते हैं आगे, उसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। n की वैल्यू 5 में आपके पास में हाइब्रिडेशन क्या आएगा बच्चों, sp3d, राइट। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो मेरा क्या हो सकता है, 5+0, एक भी लोन पेयर नहीं, और इसमें हमारे पास में शेप क्या हुआ करता था, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 आपके पास में बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तब मेरे पास में के शेप आएगा। इसके तीनों ही नाम याद रखना है आपको, के शेप, सीशॉ, या फिर हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट। अब हमारे पास में अगर 4+1 के अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो वो हम देखें। हमारे पास में एक और कॉम्बिनेशन आ सकता है 3+2 का, 3+2। जब 3+2 का कॉम्बिनेशन आएगा तो जो शेप आएगा वो हमारा मॉलिक्यूल का शेप आता है T शेप, एंड एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 2+3, एंड जब 2+3 आएगा तो शेप हमारा हो जाता है लीनियर। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, तो आप 2+4 का कॉम्बिनेशन इस केस में कभी नहीं लेंगे। और दूसरा, लोन पेयर मैक्सिमम आपके 3 ही होंगे। जब n की वैल्यू आपके पास में 6 आती है तो हाइब्रिडेशन आपको पता है sp3d2 होता है, एंड यहाँ पे 6+0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। पहला केस जो था इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहला एक कॉम्बिनेशन होता है 5+1, इसका शेप होगा स्क्वायर पायरामिडल। क्या होगा, स्क्वायर पायरामिडल।
दूसरा केस हमारे पास में होगा 4+2। तो यहाँ पे जो शेप आएगा मॉलिक्यूल का वो आता है स्क्वायर प्लेनर। इसमें सिर्फ 3 ही केस होंगे, आप 2+4 नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया कि लोन पेयर मोर देन 3 नहीं होंगे। फिर हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 आते हैं तो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d3 होगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन 7+0 का बनता है। यहाँ पे शेप क्या आ रहा था जब आपकी रेगुलर ज्योमेट्री थी, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल आ रहा था। फिर आपके पास में कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 6+1। इसमें जो शेप आएगा वो शेप आएगा 6+0 में क्या हुआ करता था, 6+0 में आपका ऑक्टाहेड्रल हुआ करता था। अगर ऑक्टाहेड्रल को बिगाड़ दें तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो एक लोन पेयर आने की वजह से ये शेप बिगड़ गया, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है आपका, 5+2 का कॉम्बिनेशन। और इस 5+2 में जो शेप आएगा वो क्या होगा, 5+2। यहाँ पे शेप आता है आपका पेंटागोनल प्लेनर। क्या आएगा, पेंटागोनल प्लेनर। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में आप इन शेप्स को याद रखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे नहीं याद होते हैं। आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लें, या तो फिर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दे देती हूँ ताकि आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें लिख सकते हैं और उनका शेप क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं। जैसे XeF4 आया आपके पास में, फिर आपके पास में XeO3 हो सकता है, उसके बाद में आपके पास में I3- उस XeO2F2 हो सकता है, XeF5- हो सकता है, SF4 एंड XeOF4 लिख सकती हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनका हम क्या करें, हाइब्रिडेशन निकालें, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू निकालें, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का कॉम्बिनेशन निकालें और शेप पता करें। राइट, तो ये आपका VACPR के केस 1 एंड केस 2 कंप्लीट हुए। उसके बाद हम VACPR को और आगे बॉन्ड पैरामीटर के थ्रू समझेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।